हेलो क्लास 8, वेलकम इन के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि जो नई वाली बुक आई है उसमें बहुत सारा चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें वीडियोस नहीं मिल रही हैं। तो यार टेंशन मत लो, अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 की मैथ्स वो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक होगी। ठीक है, यानी कि जो नई वाली बुक है आपकी उसके अकॉर्डिंग अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जो नई वाली बुक है वो बेसिकली क्या है कि जो पुरानी बुक थी उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, कुछ एक्सरसाइज डिलीट की गई हैं या फिर कुछ चैप्टर पूरे के पूरे डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो नई वाली बुक में डिलीटेड चीजें प्रिंट नहीं है। ठीक, तो अब हम नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का, रेशनल नंबर्स। इसको मतलब कंप्लीट चैप्टर हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यू बुक है उसमें जो है चैप्टर नंबर 1 है ये बहुत छोटा सा है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 1.1 जिसमें 3 क्वेश्चन है बस, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, एक ही वीडियो में हम चैप्टर को निपटा देंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे पहले आपको बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो भी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या बताऊंगा बेसिक्स में, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। किसी को अगर एक्सरसाइज देखनी है तो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वो डायरेक्ट एक्सरसाइज भी देख सकता है, टाइम में लगा दूंगा। ठीक है, फिलहाल बेसिक्स में क्या क्या है वो देख लो एक बार कि क्या क्या हम यहाँ पे बेसिक्स में सीखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हल्का सा नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है वो सारी मैं आपको प्रॉपर्टीज समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना, और जब ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी सारी तब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक चीजें समझ में आ गई आपको कैसे कैसे हम चलने वाले हैं, फ्लो कैसा रहेगा इस लेक्चर का। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले बेसिक बात कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, तो हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो उसके लिए हमें समझ में आना चाहिए नेचुरल क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तभी हम रेशनल नंबर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हल्का हल्का मैं ओवरव्यू दूंगा क्योंकि क्लास 9th में, ठीक है, नंबर सिस्टम हम एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। किसी को अगर इनके बारे में बिल्कुल एडवांस लेवल पे पढ़ना है थोड़ा अच्छे से, तो आप क्या करो, भले ही आप क्लास 8th में हो, इसी चैनल पे जो क्लास 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, उसका लेक्चर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाएगा ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल हम पहचानते कैसे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पे मैं हल्का सा बताऊंगा क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है इस चैप्टर का वो है जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको दिखाएं उनको सीखना। ठीक है, क्लास 9 में तो हम नंबर सिस्टम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो हल्का हल्का ओवरव्यू ले लो। देखो सबसे पहले अपने पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हम नेचुरली काउंटिंग सीखते हैं। जैसे जब भी आप स्कूल में गए होंगे तो आपने नेचुरली काउंटिंग कहाँ से सीखी, 1 से सीखी होगी। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, मतलब आगे तक, कहीं तक, अनंत तक चलते जाओ, इन्फिनिटी तक चलते जाओ। तो ये जो नंबर्स का सेट है ये कहलाता है नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है नेचुरल नंबर्स में 2.5, पौने 3, 2.25 ऐसी चीजें नहीं आती, मतलब इसमें पूरे पूरे नंबर होते हैं। 1 के बाद 1.5 नहीं आएगा, 1 के बाद सीधा आपको 2 मिलेगा, 2 के बाद कहीं भी 2.5, पौने 3, 2.1 ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, सीधा 2 के बाद 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरली जब हमने काउंटिंग सीखी तो हमने 1 2 3 इस तरह से सीखी, इसीलिए इनका नाम नेचुरल नंबर रख दिया गया। ठीक, इसके बाद कहानी में क्या आता है, इसके बाद कहानी में आता है होल नंबर्स। ठीक, तो होल नंबर जो होते हैं इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। होल नंबर में बेसिकली क्या किया गया, जो नेचुरल नंबर थे, ठीक है, इन्हीं के सेट में 0 और लगा दिया गया, यानी कि 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अपने को पढ़ना है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम क्या देखेंगे, इंटीजर्स में हम देखो जो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी था यानी कि नेचुरल नंबर वो भी आएंगे, और इन्हीं का नेगेटिव भी आएगा, -1 -2 -3 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक, और साथ ही साथ 0 भी आएगा। आपको याद रखना है 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो है ये पॉजिटिव होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं इनको। -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी जो है वो नेगेटिव बोलते हैं। ये पॉजिटिव लिखने का शॉर्टकट है, प्लस बनाओ वी लिख दो, इसका मतलब है पॉजिटिव। ये माइनस बना के वी लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है नेगेटिव। ठीक है, और जो 0 है ये न्यूट्रल नंबर होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो ये नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इंटीजर्स आपको, ठीक है, अच्छे से देख लेने, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर समझेंगे तो वहां पे इंटीजर्स का यूज होगा। तो इंटीजर फिर से देख लो, ये नेगेटिव वाले नंबर 0 और ये पॉजिटिव वाले नंबर, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि हमें रेशनल जब समझना है तो उनकी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं इंटीजर्स आ रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर पहली बात इनके सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। मतलब कि जो रेशनल नंबर होते हैं इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा, लेकिन q जीरो नहीं होगा। इसी को अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आप ऐसा समझो, ठीक है, कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स ये वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पर कंडीशन यह है कि p एक इंटीजर होगा, q भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, क्लास 9 में बिल्कुल मैंने आपको ऐसे समझाया है। जब आप क्लास 9 में जाओगे वो लेक्चर देखोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, वहां पे मैंने बल्कि ज़्यादा डीपली समझाया। ठीक है, लेकिन जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है, देखो q किसको बोल रहे हैं हम, डिनोमिनेटर को। जो न्यूमरेटर को p बोला जा रहा है, डिनोमिनेटर को q बोला जा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5/4 और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो मुझे ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहली बात, जो ऊपर उसे p बोल रहे हैं यानी कि ये p है, तो p का काम कौन कर रहा है, 5। क्या 5 एक इंटीजर होता है, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सारे इंटीजर्स हैं, तो 1 2 3 4 कहीं ना कहीं 5 भी आता होगा। ठीक है, तो यानी ये इंटीजर है। क्या 4 इंटीजर होता है, जो नीचे 4 है वो q है, 4 भी इंटीजर होता है। क्या नीचे वाला 0 है, नहीं, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे सामने कोई 2 लिख दे सिर्फ, तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये p हो गया, ये q हो गया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है ना, तो ये भी रेशनल नंबर है। अगर मेरे से कोई पूछे क्या 0 रेशनल नंबर है, मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि मैं 0 को 0 डिवाइड बाई कुछ भी नीचे लिख दो जो 0 ना हो, 0 के अलावा, जैसे 0/1 लिख दो। अगर आपने 0/1 लिखा तो यहाँ पे p की वैल्यू हो गई 0, q की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए था ना, q तो 0 नहीं है, q तो 1 है, तो मतलब ये भी है। इसी तरह से अंडर रूट वाले नंबर हम कैसे पहचानते हैं वो रेशनल है या नहीं। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर हम कैसे पहचानते हैं कि वो रेशनल है या नहीं। ये सब अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप क्लास 9 की वीडियो देखना। उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां उनका भी इस चैप्टर में कोई काम नहीं है इतना। ठीक है, लेकिन आपको उस पहचान में आना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल के अलावा जो रियल नंबर्स बच गए वो इरेशनल होते हैं, मतलब जिनको ऐसा नहीं किया सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई है वो इरेशनल नंबर है। फिर से बोल रहा हूँ, रेशनल इरेशनल अभी आपको हल्का बहुत समझ में आना चाहिए। ठीक है, डिटेल में क्लास 9 में सीखेंगे। ठीक है, कि रूट वाले नंबर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, उसमें कब रेशनल होगा, कब इरेशनल होगा, वो सारी चीजें क्लास 9 में है। अभी अगर आपको देखनी है तो क्लास 9 की जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पहला लेक्चर देख लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मेन जो चीज है उस पर आते हैं। मेन अपना इस चैप्टर में रहेगा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। ठीक है, पहला क्या है अपने पास, पहला अपने पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये सिंपल समझ लो कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, प्लस में होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, पहले आपने a लिखा बाद में b लिखा, यहाँ पे आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले b लिख दिया बाद में a लिखा, तो ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। ये बताता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको तो आप समझो, आपने चाहे 2 + 3 लिखा तब भी आंसर आपको 5 मिलना है, या फिर आप पहले 3 लिख दो बाद में 2 लिखो तब भी आपको आंसर 5 मिलना है। इधर 2 + 3 5 आएगा, इधर भी 3 + 2 5 ही आना है ना, दोनों चीजें बराबर ही रहती हैं। तो मतलब एडिशन में हम ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जब भी हम सम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पे अगर बात आती सब्ट्रैक्शन में, वहां गलत हो जाती है चीज, है ना। वहां पर 2 - 3 और 3 - 2 बराबर नहीं होता है, याद रखना। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी माइनस वाले केस में नहीं लगेगी, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब नहीं लगेगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी होगा। ठीक, अगर a × b कर रहा हूं, जो आएगा वही b × a करके आएगा। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी लगती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 3 × 5 करूँ या फिर मैं 5 × 3 करूँ, दोनों ही चीजें बराबर होंगी, है ना। 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो याद रखना इसमें यह लगता है लेकिन डिवीजन में नहीं लगता।
डिवीजन में जैसे अगर आपने 10/5 किया तो अलग आंसर आएगा, और 5/10 कर दो, उलट दो तो अलग आएगा। तो वहां नहीं कर सकते, वहां ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये दोनों चीजें जो हैं ये बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो डिवीजन में आप ऐसा नहीं लगाओगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में लगा सकते हो। तो फिर से कॉम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि प्लस में या फिर मल्टीप्लाई में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो ए बी लिखा हुआ है ऐसे चिपका के लिखने का मतलब होता है ए इंटू बी। ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। ऐसे चिपका के लिखने का मतलब क्या होता है, ए गुणा में बी, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह यूज होगा पूरी क्लास 8th में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। पहली चीज समझ में आ गई, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे यूज होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखो एसोसिएटिविटी, ठीक है, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें समझ लो आपके पास दो से अधिक लोग हैं, जैसे 3 लोग हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप पहले इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर है फिर उसमें ये करो, या फिर आप पहले इनको ऐड करो फिर जो आंसर है उसमें सी ऐड करो, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका भाई, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे आप समझो आपके पास है 2 + 3 + 4, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास है 2 + 3 + 4। अब एडिशन वगैरह में तो एक बार में हम 2 ही चीज तो ऐड कर सकते हैं, तो आप चाहो तो पहले 3 और 4 ऐड करो, 4 और 3 कितना 7, और जो आंसर आया बाद में उसमें 2 ऐड करो, 7 और 2 कितना 9, या फिर आप पहले 2 और 3 को ऐड कर लो, 2 + 3 कितना 5, बाद में 4 को ऐड करो कितना 9। तो ये चीजें क्या आ रही हैं, असलियत में बराबर आ रही हैं। तो यहाँ ब्रैकेट लगे होने का मतलब है पहले ब्रैकेट वाली चीज सोल्व की जा रही है। तो चाहे पहले आप इनको सोल्व करो फिर ए, फिर इनको सोल्व करो फिर सी, बाद में जोड़ो, एक ही चीज आती है, ठीक है। मतलब पहले आपने इनका एसोसिएशन बनाया, जोड़ लिया, फिर जो आंसर आया उसमें ऐड किया, या फिर पहले आपने ए और बी का एसोसिएशन बना लिया, जो आया जोड़ लिया, फिर उसमें सी ऐड किया, ये एक ही चीज होती है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। समझ में आ गई बात। यही चीज माइनस में नहीं लगती है, माइनस में कहानी बदल जाएगी, तो वहां मत जाना, सिर्फ ये प्लस और मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हो आप। ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हो, जैसे 2 × 3 × 4 हो, यहाँ भी मान लो 2 × 3 × 4 हो। अब चाहो तो आप पहले इन दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12, फिर जो आंसर आ गया 12 उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 2 = 24, या फिर पहले आप इन दोनों को 2 × 3 = 6, इनटू में क्या बचा हुआ है 4, तो 6 × 4 = कितना 24। ये दोनों चीजें क्या आ रही हैं बराबर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और एडिशन में ये प्रॉपर्टी लगती है, आप याद रखना, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। किसका एसोसिएशन, यानी किसका ग्रुप एक साथ पहले आप बना रहे हो, फिर बाद में तीसरे को ले रहे हो। अगली जो चीज है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका यूज आपने बहुत बार किया होगा इन सभी चीजों का, बट इनका नाम क्या क्या है वो अभी आप डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे अपने पास क्या है ए, फिर ब्रैकेट में है b + c, तो प्लस के ऊपर ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे a × b क्या हो जाएगा ये ab, फिर प्लस 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 हुआ, फिर a × c क्या हो जाएगा ac। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, यहाँ पे समझो 5 है, यहाँ पे समझो 4 है, और यहाँ पे समझो 2 है, तो ये जो चीज आएगी ये बराबर पता है किसके आएगी, जैसे यहाँ पे a और b था तो a b एक साथ लिख दिया, 5 और 4 है तो 5 × 4, 5 × 4। याद रखना चिपका के लिखने का मतलब है गुणा, जो a और b चिपका के लिखने का मतलब गुणा है। मैं अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं a × b ही लिखूंगा, थोड़ा और अच्छे से a और c को लिखना चाहूँ तो a c चिपका के लिखने का मतलब है a × c, एक ही बात है वो, ठीक है। तो मतलब a × b फिर a × c, जैसे वहां पे हुआ वैसे यहाँ पे 5 × 4 प्लस 5 गुणा में 2 यानी 5 × 2। देख लो चाहे आप दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। अगर हम यहाँ सोल्व करें तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस करोगे, 4 और 2 6, बाहर बचा हुआ है 5, चिपका के लिखा है इसके ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई, 5 × 6 = 30, इधर भी देखो तो 30 ही आएगा, 5 × 4 = 20 प्लस 5 × 2 = 10, 20 और 10 30। कहने का मतलब ये, तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट नंबर में ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन जब आप
ठीक है, आगे के चैप्टर पढ़ोगे वेरिएबल्स वाला पार्ट आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है y, तब आप यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करोगे। 5 इंटू एक्स क्या हो गया 5x, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं 5x, फिर 5 इंटू वाई क्या हो गया 5y। तो यही प्रॉपर्टी तो आपने यूज़ करी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे a था, a b के साथ आया, ऐसे यहाँ पे 5 है 5x के साथ आया, फिर यहाँ पर a c के साथ आया तो 5y के साथ आया, ठीक है ना। यही चीज़ अगर बीच में माइनस हो, ठीक है, तो माइनस आ जाता है, मतलब कि अगर मान लो बीच में यहाँ माइनस है तो बस क्या होगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी ये वाली चीज़, ठीक है, एक ये चीज़ है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आता है अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। याद रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एडिटिव आइडेंटिटी अलग चीज़ है और एडिटिव इनवर्स अलग चीज़ है। क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हैं, दोनों बता देता हूँ। देखो, एडिटिव आइडेंटिटी का ये मतलब होता है कि किसी नंबर में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वो नंबर सेम रहे, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज ना हो। अब आपको पता है यार, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर लेता हूँ 5, मैं आपसे पूछूं कि मैं इसमें भैया क्या जोड़ूं कि नंबर की आइडेंटिटी समझ लो वही रहे, याद करने के लिए मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि मैं 5 में कुछ जोड़ के भी 5 ही लाना चाहता हूं, तो मुझे 0 जोड़ देना चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं 0 किसी नंबर में ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, तो नंबर सेम का सेम रहता है। 5 में 0 जोड़ा 5 ही आएगा, 6 में 0 जोड़ूंगा 6 ही आएगा, 7 में 0 ऐड करूंगा 7 ही आएगा। तो जो ये 0 है ना अपने पास, इसी को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी एडिटिव आइडेंटिटी किसी नंबर का क्या होता है 0, आप याद रखना। तो यहाँ पे लिखा है 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं तो मेरे पास कोई नंबर a है, अगर मैं उसमें 0 जोड़ूंगा वो a ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। या फिर मेरे पास 0 है उसमें a जोड़ दूं, ठीक है ना, एक ही चीज है। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे बाद में जोड़ रहे से पहले, हालांकि इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बट मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप याद रखना 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेंगे या 1 मार्क्स में पूछ लेंगे, 1 मार्क में पूछ लेंगे, 1 नंबर में, ठीक है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी तो आपको समझ में आ गई। अब आप सोचोगे यार ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स जिनको जोड़ के 0 आ जाए, ऐसे दो नंबर्स जिनको जोड़ के 0 आ जाए, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। क्या मतलब हुआ, समझो यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा और उसमें जोड़ दिया कोई दूसरा नंबर और आंसर आ गया 0, ठीक है। मैंने कोई नंबर लिखा, उसमें कोई दूसरा नंबर जोड़ दिया, जोड़ के कितना आ गया 0, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ लिखूंगा 5, अब मुझे जोड़ के 0 लाना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा -5, तभी तो 0 आएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ -5 लिखूंगा तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप सोचो, अगर मैं यहाँ 6 लिखूंगा तो मुझे यहाँ -6 लिखना पड़ेगा, यानी 6 और -6 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। या फिर अगर मैं यहाँ -6 लिखूं तो मुझे यहाँ +6 लिखना पड़ेगा। कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि अगर मेरे पास कोई नंबर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका निशान बदल दो -a। जैसे अगर 6 है तो -6 लिख दो, -6 है तो 6 लिख दो। समझ में आ गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है एडिटिव इनवर्स ऑफ a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। और अगर अपने पास पहले से ही -a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया -8 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप बताओगे 8, और अगर आपसे पूछा जाए 8 का बता दो तो आप बताओगे -8। समझ में आ गई बात। अच्छा, 0 का क्या होगा, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स इस चीज को बोल रहे हैं, यानी एडिटिव इनवर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है और एडिटिव आइडेंटिटी अलग कॉन्सेप्ट है। नाम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक ही स्लाइड में रखा है। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और यहाँ पे
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिर से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ? जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में था कि ऐड करने के बाद नंबर ना बदले, नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ चेंज ना आए नंबर में। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास एक नंबर 5 है, बताओ कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसकी आइडेंटिटी में चेंज ना हो, इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई नंबर है 5 मान लो, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसकी पहचान में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। 5 है तो 5 ही रहना चाहिए। आप सीधा सा बोलोगे 1, ठीक है, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं 5 ही रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक नंबर 6 है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 ही आए, यानी इसकी पहचान में, इसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज ना आए, तो आप बोलोगे 1। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है? 1। तो आपको रखना है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। खत्म। बहुत नकली सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर इसी बात को जनरलाइज करें हम, तो अपने पास अगर कोई नंबर है a, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि a ही रहे, वही होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आंसर आएगा 1 से। समझ में आ गई बात? चलो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं, इसको समझ लो थोड़ा सा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है मेरे पास यहां पे समझो कोई नंबर है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं एक दूसरे नंबर से, आंसर अगर आ जाता है 1, मतलब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आता है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। दो नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 1, तो एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सीधी सी बात है यार, अगर मेरे पास यहाँ पर a है तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? 1/a। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1/a होगा तभी तो a से a कटेगा, तो कितना बचेगा? 1। तो आप याद रखना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1/a। कहानी में लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इस केस में a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। जैसे आपसे पूछेंगे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप बता दोगे 1/5, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप लिख दोगे 1/5। आपसे पूछेंगे 6 का बता दो, तो आप लिख दोगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6। आपसे पूछ लिया किसी ने -3 का बता दो, तो आप लिख दोगे -1/3, ठीक है। अगर ये नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव ही रहना चाहिए, चाहे आप नीचे भी लगा सकते हो -3, ठीक है। आपको अगर ऐसे नहीं सही लग रहा तो आप नीचे भी लगा सकते हो, हालांकि जो माइनस नीचे उसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना। बट इतना याद रखना, ये 3 है तो 1/-3 या फिर -1/3 की बात है। लेकिन अगर आपसे 0 का पूछ लिया और किसी ने लिख दिया 1/0, गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है, याद रखना। तो 0 के पास कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अच्छा, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई 2/3 है अपने पास, कितना है अपने पास, या 3/2 मान लो, चलो 3/2 है, ठीक है, 3/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आपको पता है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो जो भी है उससे मल्टीप्लाई करके आना तो 1 ही चाहिए। तो आप सीधी सी बात है यार, एक काम करो कि नीचे 2 है तो ऊपर 2 लिख दो, ऊपर 3 है तो नीचे। इससे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है जैसे 3/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो 2/3 लिख दो, 4/3 है तो 3/4 लिख दो, 6/8 है तो 8/6 लिख दो, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें आप कर सकती हैं। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 0 ना पहुंचे कभी, ठीक। तो यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसी फ्रैक्शन a/b का, वो हो जाएगा b/a, ठीक है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में आ रहा है b और a, वो 0 नहीं होने चाहिए इस केस में, ठीक है। कभी भी याद रखना, मैथ्स में कुछ भी पढ़ रहे हो हर जगह ये चीज काम आएगी, डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो पहली बात समझ में आ गई, 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, क्योंकि अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से निकालते हैं तो वो असलियत में 1/0 होना चाहिए, लेकिन डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड होता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्या क्वेश्चन पूछा था इस पे, ऐसा नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या लिखोगे, 0। अगला क्वेश्चन पूछा था ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो आप याद रखना 1 जो है
वो खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आपसे कोई पूछे 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो आप सीधा बोल सकते हो 1, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको इसके हिसाब से क्या होगा 1/1, 1/1 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर -1 का आपसे पूछे तो आप याद रखना -1 भी खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्यों? क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। कॉन्सेप्ट ही यही है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आए तब वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो फिर से एक बार कि भाई जो 0 होता है इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, 1 जो है वो खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है। -1 भी खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है। जनरली अगर हम बोले तो अगर अपने पास कोई नंबर a है तो इसको 1/a लिखोगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। अगर अपने पास कोई फ्रैक्शन है 1/b तो इसका मल्टीप्लिकेटिव मतलब a/b तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a होगा। कंडीशन ये है कि जो भी नीचे आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a नीचे आ रहा है, a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर b नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, b 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a नीचे आ रहा है, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यार, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब अपनी NCERT एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी है भाई इन्होंने, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए NCERT एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या है वो भी बहुत नकली नकली सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, इसलिए जो पुरानी वीडियोस हैं, ठीक है, 1.1 वगैरह उनको देखते चलना। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में उस तरह के क्वेश्चन है जो पुराने एक्सरसाइज में थे, तो मतलब वो पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि NCERT एग्जाम्पल देखोगे ना अभी भी हैं वैसे क्वेश्चन, तो आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हो। तो पुरानी एक्सरसाइज की वीडियोस भी देखते रहना, वो बेकार नहीं हुई है। क्या बोला गया यहाँ पे? नेम दी प्रॉपर्टी। देखो पहला बोला गया है नेम दी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई हैं वो बता दो। तो यार ये पहला वाला क्या है? देखो पहले पार्ट में क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखो, -4/5 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही सेम नंबर आ रहा है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? क्या है ये? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो प्रॉपर्टी है वो है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स मत लिख देना कोई, ठीक है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कि अगर अपने पास कोई नंबर है मान लो a, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम नंबर रहे, उसकी आइडेंटिटी में चेंज ना आए। तो आंसर था 1 से, है ना। तो यहाँ पे वही तो कर रहे हैं, 4/5 है, फाइनल आंसर 4/5 ही रहा। क्यों? क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था। फिर से -4/5 है, फिर से आंसर -4/5 रहा। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, है ना। अभी मैंने आपको दिखाया था, हल्का सा मैं आपको अगर पीछे ले चलूं तो आप इस बात को समझ भी पाओगे, ठीक है। ये रही कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने क्या किया था, अपने पास कोई नंबर a है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहता है, या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करो फिर से a ही रहता है ना। तो वही चीज तो चल रही है यहाँ पे, ठीक। तो पहले का आंसर हो जाएगा, प्रॉपर्टी का नाम लिखना था जो हमें, कि इसमें जो प्रॉपर्टी हो रही है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली। और कौन होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे में देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कॉम्यूटेटिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना, जो चीज पहले लिखी है वो बाद में लिख दी इन्होंने। तो अगर मैं इसको a बोलूं तो यहाँ पे a इन्होंने बाद में लिख दिया, जो ये पहले लिखा था। अच्छा, जो बाद में लिखी है मल्टीप्लाई के, उसको अगर मैं b बोलूं तो यहाँ पर देखो सेम चीज लिख दी, मतलब ये भी b है। a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ऑर्डर ही तो चेंज किया है। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? कॉम्यूटेटिविटी। शुरुआत में जो पढ़ाई थी याद करो, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी बोलो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलो, एक ही बात है। शुरू में दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ पे दिखाई थी मैंने आपको? ये शुरुआत में शायद सबसे, हाँ ये रही, ठीक है। a इंटू बी बोलो बराबर b इंटू ए, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, मतलब ऑर्डर भी तो बदलते हैं, या फिर a प्लस बी, बी प्लस ए। ऑर्डर जब पलट देते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे कॉम्यूटेटिविटी भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तीसरे में क्या बोलेंगे? तीसरा जो हिस्सा है यानी कि ये वाला, इसमें देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1।
मैंने क्या बोला था, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट दिस। ये जो चीज है क्या प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, सॉल्व नहीं करना, याद रखना, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, याद करो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि नहीं, ए इंटू बी इंटू सी। यहां से पहले इनको सोल्व कर लो। ये चीज बराबर होती थी ए इंटू बी इंटू सी। अभी मैंने जब आपको बेसिक बताया, इसीलिए पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, इनका एसोसिएशन बना रहे हैं। पहले इसका करा, फिर जो आया फिर इसमें एसोसिएटिविटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी लिख लेना है ना, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अच्छा, तीसरा वाला क्या है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। आपको याद रखना है, दो रेशनल नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो आंसर आएगा यानी कि प्रोडक्ट, वो भी रेशनल नंबर ही आता है, क्योंकि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये था बस 3 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो ये पूरा चैप्टर आपका ओवर हो गया। बेसिक्स मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।